4 माइनस 62 AP दिया गया है 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना मतलब यहाँ से चलना है, अब इधर से नहीं चलना है। क्लियर? तो देखते हैं इसके दो तरह सलूशन होते हैं, लेकिन एक ही सलूशन से हम सब काम चला लेंगे दिमाग से। देखते हैं कैसे करते हैं। क्या इधर से इधर चलना है? नहीं, इधर से 11वां टर्म ज्ञात करना नहीं है। और ऐसे भी कर सकते हो, इधर से 11वां ज्ञात कर लो और टोटल पदों की संख्या ज्ञात कर लो, घटा दो, वो भी वही पद आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन हम सब डायरेक्ट इधर से करना शुरू करते हैं, क्योंकि पूछा किधर से है? अंतिम पद। तो अंतिम पद कौन है? 62 से किधर चलना है? 10 की तरफ चलना, तब 11वां पद ज्ञात करना है। कितने लोग ये समझ पाए? जो हमने कहा कि इधर से इधर का चलना है, ये लिखा था अंतिम पद से 11वां पद, मतलब इधर से इधर आना है, इधर से इधर चलना है 11वां पद। तो अभी तो 11वां पद पता है? नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है, पहला पद। अब इसमें पहला पद क्या होगा? -62। पहला पद क्या होगा? -62। अब चल किधर से रहे? इधर से। याद रखना, अंतिम पद दिया गया, इस शब्द को ध्यान में रखना है। नहीं पता लगे तुम सब इधर शुरू कर दोगे 11वां पद, ऐसा नहीं। जब प्रश्न कह रहा है अंतिम पद से, इधर से निकालना है 10 की तरफ। अब बताओ कितने लोग डी बता देंगे कितना है? -3 होगा। कितना होगा? -3 होगा। 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। देखते हैं कैसे। अब तुमको इधर से इधर नहीं चलना है, इधर से इधर चलना है। देखो ये इधर से इधर अगर चलते तो डी बताओ कितना आता? -3। देखो 7 में से 10 घटाते कितना आया? -3। फिर 4 में से -3 घटाए, -3 आ रहा है। लेकिन हमें चलना किधर से? इधर से चलना है। तो इसके पहले वाला पद -59 होगा। कितने लोग सही मान रहे हैं इसको? -59। क्लियर? सोच पा रहे हो ना इसको? तो इसके पहले वाला पद कितना होगा? -59। अब बताओ -62 + 59 कितना आ रहा है? पर फिर ये पद इधर हो जाएगा ना, हम सब इधर से चलना शुरू कर दिए, तो क्या हो गया? -62। इस तरह से सीरीज चल रही है, -59 -56 इस तरह से। और यहाँ पे हम सब लौट के आ रहे हैं, फिर 4 हो रहा है, 7 हो रहा है, 10 हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? हमने कुछ किया नहीं इस अब देखो यही किया गया है, 10 7 4 3 3 कम करते चले आ रहे हैं। तो देखो 3 कम है कि नहीं? 59 में 3 ही है। अब देखो इसका डी निकाल दें, और नहीं तो यहाँ से अब डी निकाल सकते हो। 10 में से 7 जाएगा 3, वैसे भी डी 3 आया, क्योंकि हम लास्ट पद से मतलब उसके प्रथम दूसरे के से पहला घटाते हैं। तो यहाँ से भी करोगे तब भी। अगर तुमको ये चीज़ डी में कन्फ्यूजन है तो ये क्लियर है, ये 4 7 10 होगा लास्ट में, क्योंकि सीरीज को कैसे बनाना है? इधर से चलना है। जब इधर से चलोगे तो ये 4 7 10 इस तरह से हो जाएगा। तो यहीं से डी क्लियर कर लो। डी कितना आया? 3। ये समझ में आया डी कैसे 3 आया? आया समझ में? तो जब आ गया तो सही है। अब बताओ ए मिल गया, डी मिल गया, निकालना 11वां निकालना, तो टी 11 निकल जाएगा कि नहीं? ए + 11 - 1 × डी। अरे टी एन ही लिख देता हूँ। टी एन बराबर ए + n - 1 × डी होता है कि नहीं होता है? यही तो एक ही तो हमने लिखा है इसमें, यही एक फार्मूला लिखा है। अब एन की जगह कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां। कौन सा पद चाहिए हमको? 11वां। तो टी 11 बराबर ए कितना दिया गया? -62 + n है 11 - 1 × डी कितना है? 3। तो यहाँ से टी 11 बराबर -62 + 10 × 30। तो यहाँ से 11वां पद कौन सा आ जाएगा? 30 दूना 60 -32। 11वां पद क्या आएगा? -32 आएगा। देखो सबसे पहले करेंगे क्या? ध्यान देंगे क्या पूछा है? अंतिम पद से पूछा है। अगर ये कह देता इस सीरीज का 11वां पद, तो क्लियर हो जाता, इधर से चलते हैं हम सब। करा अंतिम पद से,
थोड़ा सा प्रश्न को क्या कर दिया, घुमा दिया, इसीलिए अंतिम पद दे दिया। अगर ना दिया होता तो अंतिम पद निकाल पाते? नहीं निकाल सकते थे ना, कुछ ना कुछ देना चाहिए, या तो n देना चाहिए था, कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो अंतिम पद से हम सब पहुंचेंगे, इधर की तरफ चलेंगे। अब इधर की तरफ d निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर से इधर चल रहे हैं। अब ये 4 भी तो उधर पलट जाएगा, 4 7 10, तो यहाँ से d निकाल लो। d पद क्लियर है, उधर से इधर घटाते हैं, और जो दूसरा पद होता है प्रथम पद से घटाते हैं। ये क्लियर हुआ d। तो ये कितना आएगा इसका आंसर, t बरा t 11वां, अर्थात 11वां पद कितना आएगा, -32। नोट करो इसको फटाक से। तो वाला वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम सब AP से लगाएंगे। नोट कर लिए प्रश्न, देखते हैं। सबको पता है साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर, ये हम सब अर्थशास्त्र में भी पढ़ चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब बताए हैं साधारण ब्याज हर साल वही पे लगता है, मूलधन पर ही लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ऐसा नहीं होता, मिश्र धन पे लग जाता है। तो देखते हैं मूलधन कितना दिया गया है, 1000। तो लिख देता हूँ डायरेक्ट, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज। अब बताओ प्रथम मूलधन कितना है, 1000, दर कितना है, 8%। इसी को दर बोल देते हैं, लिखा तो है वार्षिक साधारण ब्याज पर, तो वही 8% जो है क्या है, दर है, गुणे समय। समय कितना लेना है, पहला वर्ष है, तो समय कितना रहेगा, 1 वर्ष, 1/100, 1 2 1 2, कितना आएगा, 80 रुपये। ब्याज कितना आया, 80 रुपये। पहले वर्ष का ब्याज कितना आया, 80 रुपये। अब दूसरे वर्ष का ब्याज कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज पर कह रहा है, जितने वर्ष हैं सब के अंत में क्या करना है, ब्याज कितना होगा। और क्या ये AP में है, ये भी चेक करना था। अब दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज देख लेते हैं, वर्ष के अंत में ब्याज, फिर से मूलधन, बताएं मूलधन पर ही रहेगा, दर उतना ही है, समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बटे 100, कितना आएगा, 160 रुपये। अब तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में फिर से मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 1 2 1 2, 8 3 24, कितना आएगा, 240 रुपये। अब एक चीज़ आप देख रहे हो, 80, फिर कितने का अंतर आया, फिर 80 का, फिर कितने का अंतर आ रहा है, 80 का, अर्थात चौथे वर्ष भी कितना का अंतर आएगा, 80 का, पांचवें वर्ष भी 80 का, छठे वर्ष। तो बताओ ये AP में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्लियर सी बात है ना। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी या श्रेणी बन रही है, श्रेणी 80 160 240 बन रहे हैं। तो ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है, जिसमें बताओ A बराबर कितना है, 80, बताओ D बराबर भी, क्लियर है ना, A और D कितने कितने हैं, 80। तो बताओ ये पूछा था कि पहले तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज, हमने कहा कि इसी तरह से रहेगा, डॉट डॉट करके, हर साल 80-80 का अंतर है। फिर कहा क्या ये ब्याज एक AP में बनाते हैं, जी हाँ, लिखेंगे हाँ ये समांतर श्रेणी बनाते हैं। फिर उसके बाद यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज। बताओ डायरेक्ट फार्मूले से फ्रीजन की जगह क्या हो जाए, 30 समय की जगह वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम सब अब ये AP में बना, बताओ कौन सा टर्म चाहिए, ये 30 वर्ष वाला 30वें नंबर पे आएगा ना। देखो पहले वर्ष वाला पहले नंबर पे आया, दूसरे के वर्ष वाला 160 दूसरे के नंबर तीसरे, तो 30 वर्ष में कौन से नंबर पे आएगा, 30वें वर्ष में, अर्थात टर्म कौन सा होगा, 30वां टर्म। तो T 30 बराबर, तो ये पहले का आंसर था, ये दूसरे का आंसर है, ये तीसरा पार्ट जो दिया है। तो T 30 बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, अब ये नहीं लिखते 30 वर्ष के अंत में ब्याज, तो डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हो, इससे भी T 30 बराबर A कितना दिया गया है, 80 प्लस N कितना है 30, तो 30 - 1 कितना हो जाएगा, 29, क्लियर,
डी। इसको कर लेंगे 80 प्लस 0, 8 9 72, 8 दूनी 16, 7 6 13 23, 23 20। तो इसको जोड़ लेंगे 0, 8 2 10 0, 3 1 4, 2400। कितना आ रहा है? 2400 रुपये होगा। अथवा करते हैं सेकंड मेथड से भी लगा सकते हो, ये फर्स्ट मेथड था, उतना ही आएगा क्योंकि जब सही रहेगा तो उतना ही आएगा। फिर से वही 30 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 30 वर्ष के अंत, तुम्हें परीक्षा में एक ही मेथड लगाना है कि अंत में ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 1 2 1 2, 8 तिरिक 2400। देखो अंक का गुणांक में कर दे, 24 हो गया। अब 0 1 से कोई मतलब नहीं, 2 0 2 0। तो बताओ दोनों सेम आया कि नहीं आया? दोनों सेम आया। तो इसको नोट कर लो, इसको अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले साधारण ब्याज का फार्मूला पता होना चाहिए। प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज कितना आया? 80 रुपये, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से 30। दूसरे वर्ष में 160। देख रहे हैं कि 80 का गैप बढ़ रहा है, अर्थात ये एपी में बन रहा है। फिर करा 30 वर्ष में, तो हमने कहा 30 वर्ष मतलब 30वें नंबर पे आएगा, तो टर्म कौन सा होगा? 30वां। तो 30वां इससे भी लगा सकते हो, 30 वर्ष के अंत में ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ प्रश्न पहले पूछा क्या एपी बनाते, बना दे। फिर कह रहा इस तथ्य का प्रयोग करता था, इस एपी का ही प्रयोग करके बनाना। क्यारी में पहली पंक्ति में कितने गुलाब है? 23, और दूसरी में 21, तीसरी में 19। अच्छा कोई कितने लोग बता सकते हैं चौथी में कितनी होंगे? 16 नहीं 14। हम बताओ तो 17। 2 2 का अंतर है। पहले में 23, दूसरे में 21, कितने का अंतर? 2 को। फिर तीसरे में 19, फिर कितने का अंतर? 2 का। फिर से इसी प्रकार इत्यादि, मतलब इसी प्रकार से है। तो चौथी पंक्ति में कितने होंगे? 17। पचई में 15। इस तरह से कितने का अंतर है? 2 2। तो बताओ श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है? श्रेणी बन रही है। अब कैसी श्रेणी बन रही है? एपी वाली। पहली पंक्ति में 23 गुलाब, दूसरकी में 21, तीसरकी में 19 डॉट डॉट करके निकाला, लेकिन लास्ट वाले में 5 है, ये दिया गया है। उसकी अंतिम पंक्ति में कितने हैं? 5 गुलाब है, तो लास्ट वाले में कितना है? 5, ये दे दिया गया तुमको। क्लियर? अब पूछा है कि इसमें कितनी पंक्तियां, मान लेते हैं n पंक्तियां थी, ये सब पंक्तियों की संख्या है ना, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, ये लास्ट वाले है, तो माना पंक्तियों की संख्या n, माना पंक्तियों की संख्या बराबर n मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या। तो बताओ इसमें n टर्म होंगे कि नहीं होंगे? n टर्म होंगे। तो मैं tn लगाने चल रहा हूँ, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ tn कितना दिया गया है? 5। यही tn ही तो लास्ट पद होता है, nवां टर्म। nवां क्या दिया गया? 5। लास्ट टर्म ये होता है tn, तो tn कितना दिया गया? 5। तो ये बराबर 5। अब a कितना दिया गया है? 23 प्लस n निकालना है कि कितनी पंक्तियां। d कितना दिया गया है? -2। d कितना दिया गया? -2। देखो 21 में से फिर तुम सब वही नौटंकी, दूसरके से पहला पद घटाते हैं, तो 21 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा? -2 आएगा। ये छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। समांतर श्रेणी में यही कर बैठते हैं सब, तो इसको ध्यान में देखें, दूसरके से पहला घटाएंगे। तो क्लियर हुआ? -2 कहाँ से आया? अब ये हो गया 23। अब -2 का गुणा n से होगा तो -2n, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, +2 बराबर 5। यहाँ से 23 2 25, 25 माइनस 2n बराबर 5। 2n को इधर दे भेज रहा हूँ, 5 को इधर, तो 25 माइनस 5 बराबर 2n। यहाँ से 25 में से 5 घटाएंगे 20, n के साथ 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो ये बचा n। तो n बराबर कितना आया? 10। अर्थात पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 10। पंक्तियों की संख्या 10। पंक्तियों की संख्या है 10 होगी। क्लियर हुआ कि नहीं सवाल में अंतर? हाँ एकदम। ये इतने ही उदाहरण थे आपके इसमें, और उदाहरणों को ही अच्छे ढंग से समझना है। उसके बाद प्रश्नावली को हम सब लगवाते हैं। मुस्कुराएंगे नहीं, सब लोग अपना मुस्कुराते हुए शुरू करेंगे, ऐसा नहीं बैठे रहो अपना मुंह बनाएंगे। पहले तो सब लोग शुरू करेंगे इसको।
चलिए सब लोग शुरू करेंगे, मैं इस पर भी लगा रहा हूँ। इसमें जिनको नहीं आता वो ध्यान देंगे। a बराबर 3 दिया गया है और d बराबर 8 - 3 5 आया, और उसके बाद लास्ट पद दिया है tn या l दिया है 78। अब मुझे nवां पद निकालना है, तो tn बराबर a + n - 1 × d। इतनी बार मैं लिख दिया हूँ, अब सबको रट जाना चाहिए। n ये बराबर दिया है 78 दे ही दिया है, तो a है आपका 3 प्लस n निकालना है n - 1, d है आपका 5 बराबर 78। यहाँ से 3 + 5n, हमसे तेज़ी में लगाया करो, तुम सब एकदम स्पीड में किया करो। तो ये -2 + 5n बराबर 78, तो यहाँ से 5n बराबर 78 + 2, 5n बराबर 78 2 80, n बराबर 16 पंचे 80, n बराबर 16। तो कहाँ पे माइनस होना चाहिए? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो माइनस लिखे तो हैं, 3 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? -2। तो ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। अंक को एक तरफ कर लेते हैं ना। तो कितने लोग का आ चुका था ये? बहुत बढ़िया, ये कोई 2 लोग अटके थे। चलो ठीक है, स्पीड में थोड़ा सा आप कोशिश करो, क्योंकि ये प्रश्न हमने कराया है कि नहीं, सेम इसी का कॉपी उदाहरण में कराया है। इसका मतलब घर पे आप देखे नहीं हो, घर पे देखना है बस, बाकी तो प्रैक्टिसियत यहीं करवा रहे हैं हम पूरा। घर पे एक बार जाओ, सर देख लो, अच्छा इसमें ये किया, इसमें क्या किया है। जैसे जैसे परीक्षा आ रहा है और एनर्जी आनी चाहिए। तुम तो सब एकदम, होता नहीं है कि एक कनपुरिया जोक्स आता था, एकदम लुल शब्द था उसका, कि मतलब जैसे जैसे पेपर आ रहा है ऐसे ऐसे गिरे, गल रहे। जैसे होता नहीं, मोमबत्तियाँ जलाओ तो पहले बड़ी तनियन खड़ी होती है एकदम, फिर उसके बाद जैसे गलाते हैं ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐठी चली जाती है। तो वैसे तुम सब कर रहे हो, तो थोड़ा सा ताकत लाओ कि नहीं, अभी तो 3 महीने बचा है सही ढंग से। उसके बाद फिर सोना है आराम से, फरवरी भर पूरा सोना है। फरवरी जिस दिन पेपर है बीच में सोते रहना है खूब। इस टाइम पढ़े रहोगे तब, और नहीं तो उस टाइम जागना रहेगा रात दिन। तो फिर मुंह बना के बैठे रहोगे, सोओगे, क्लास में जहाँ पर रहोगे ऐसे टेंशन में रहोगे। इसीलिए अब महीने से बढ़िया से, इसीलिए एक एक प्रश्न अब जिसको समझना रहेगा वो समझ लेगा, क्योंकि हर एक एक प्रश्न को मैं करा रहा हूँ। पहले ऐसा नहीं था। तो जब एक एक प्रश्न जब हो रहा है तो आपको एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक एक टाइप के 2-2 3-3 प्रश्न। ये सवाल नंबर था आपका 6 नंबर सवाल था, सवाल नंबर 6 था, प्रश्नावली 5.2 का नए एडिशन का सवाल था। अब आपको तो बता रहे हैं बुक छूने की ज़रूरत ही नहीं है, बस यही लगाओ जितना लगा पाओ। बुक तभी छो जब तुम्हें आ जाए ये सब पूरा कंप्लीट। और इसको पढ़ लोगे जो बताया जा रहा है, तो तुम समांतर श्रेणी कौनो सवाल लगाओ, कहीं कौनो दे देगा, कठिन से कठिन सवाल होंगे इसमें, तो आराम से इसी को लगाओ, समझो कि ये तुम्हारी बुक बन रही है। तो इस तरह से आप करो। अगर आपने बुक के चक्कर में पढ़ी तो समझ लेना, या बुक के चक्कर में वो पढ़ें जो एकदम एक बार ख़त्म कर दिए हैं बुक, वो लगाएं, और नहीं तो बस इसी को लगाओ तुम सब, खासकर जो थोड़ा सा सही से नहीं पढ़े हैं पहले, अब पढ़ना शुरू किए हैं, वो केवल और केवल यही लगाएं जो यहाँ पे कॉपी में लिख रहे हो। बस बुक से मतलब, बुक समझ लो बुक है ये नहीं हमारे पास, ऐसे समझ लो कि बुक नहीं है, इसी को लगाएंगे। रोज इतना इतने प्रश्न तो जा रहा है ना, तो आज से दिमाग में सेट रख लेना, बुक नहीं है, हम इसी को पढ़ेंगे। अब देखते हैं, अब करा का एक पद माइनस, बताओ n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो मान लेते हैं tn कितना है, -150, तो tn लास्ट पद कितना है, -150, -150। अब देखते a कितना है, 11, a कितना है 11, d कितना है -3, फिर गधा 3 बोला, d कितना है -3, इधर से इधर घटाएंगे, हरदम यही करें। अब tn बराबर, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, tn बराबर a + n - 1 × d बराबर ये -150 दिया गया है। यहाँ से a दिया गया है 11 प्लस n - 1, d दिया गया है -3 बराबर -150। तो यहाँ से 11, ये -3 से -3n हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 3 बराबर -150। तो यहाँ से ये आएगा 11 3,
तो ये 14 आएगा, कह रहा 15। अब इस 150 को इधर ला रहा हूँ, प्लस 150 हो जाएगा, और इस -3n को उधर ले जा रहा हूँ, -3n प्लस 3n हो जाएगा। इसको हमने उधर भेजा, अंक को इधर ले आए, तो कितना हो गया 4 5 1 6 164 बराबर 3n, n बराबर 164/3। ये धनात्मक पूर्णांक नहीं आएगा, ये दशमलव में आएगा। क्या कभी दशमलव में हो सकता है? n नहीं होगा ना। 3 × 5 = 15, 1 3 × 4 = 12, 54 दशमलव कुछ आएगा, 54 दशमलव में आ रहा है। तो ये n धनात्मक पूर्णांक नहीं है, n धनात्मक पूर्णांक होता है जबकि इस श्रेणी में धनात्मक नहीं आया, इस श्रेणी में धनात्मक नहीं आया। बस इस श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। ये क्यों भी हो गया? क्योंकि ये है धनात्मक, क्योंकि वाला तो आंसर यहाँ आ गया, क्योंकि वाला यहाँ पे आ गया।